हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जो है हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचियाँ उसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में, हमारे वायुमंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो है हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचियाँ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सर्न्स अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। मानव के चारों ओर जो भी भौतिक या अभौतिक वस्तुएं मौजूद है वह उसका पर्यावरण है, जैसे वायु, जल, वन, पहाड़, समाज, समुदाय, नैतिकता, धर्म आदि। तो पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे सजीव हो निर्जीव हो, जो हमें दिखाई देती या नहीं दिखाई देती, जैसे कि हवा, वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। सजीव चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, और निर्जीव चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जैसे कुर्सियाँ हो गई, गाड़ियाँ हो गई, दीवारें हैं, घर हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखाई देती हैं या फिर जो नहीं भी दिखाई देती हैं, जैसे कि हवा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है बाहर और आवरण का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें ढक कर रखती है। तो पर्यावरण का अर्थ है वो जो हमारे चारों तरफ है, हमें ढक कर रखता है, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण का महत्व क्या है? पर्यावरण का महत्व हम नीचे देखेंगे। यहाँ हमने कुछ पॉइंट आउट्स किए हुए हैं पर्यावरण की क्या महत्व है। पहला है, पर्यावरण मनुष्य को संसाधन प्रदान करता है। संसाधन मतलब वो चीज़ें जो हमारे काम में आती है। आप संसाधन में कोयला से लेकर सूर्य की रोशनी से लेकर बाकी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे तेल, चाहे वो तत्व हो या कोई धातु हो, जैसे कि तांबा, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें एक तरह से संसाधन है हमारे लिए। सारे खनिज, सूर्य की रोशनी तक भी हमारे लिए एक संसाधन का कार्य करती है। तो ये सब चीज़ें हमें कौन देता है? प्रकृति देती है, हमारा पर्यावरण देता है। तो पर्यावरण मनुष्य को संसाधन प्रदान करता है। जो दूसरा है वो है, पर्यावरण हानिकारक पदार्थों को ग्रहण कर जैविक जगत को उनके प्रभाव से बचाता है। हानिकारक पदार्थ से हम क्या समझते हैं? वो जैसे अभी जैसे हम बोल सकते हैं कल कारखानों से जो धुआं निकलता है, या फिर गंदी चीज़ें निकलती हैं, गंदा पानी निकलता है, या फिर जब मनुष्य या कोई जीव मर जाता है तो उसके सड़े गले जो उसकी बॉडी के, उसके शरीर के बचे हुए अवशेष होते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ हानिकारक पदार्थ है जिसको प्रकृति अपने अंदर ले लेती है, समा लेती है अपने अंदर, और जिससे क्या होता है कि हम उनके हानिकारक प्रभावों से बच जाते हैं उनके हानिकारक प्रभाव से। तो पर्यावरण हमें उनसे बचाती है। तो पर्यावरण का और एक महत्व हम यहाँ जान रहे हैं कि पर्यावरण हानिकारक पदार्थों को खुद के अंदर समाहित कर हमें उनसे बचाती है। जो तीसरा महत्व यहाँ पे दिया है, पर्यावरण जैव विविधता द्वारा जीवन को निर्धारित करता है। जैव विविधता से हम क्या समझते हैं? हमारे जितने भी जीव जंतु हैं या फिर वनस्पतियां हैं, ये अलग अलग तरह के, ये एक दूसरे के मिलती हैं लेकिन काफ़ी अलग अलग हैं। तो इसे हम बोलते हैं जैव विविधता। अलग अलग तरह की वनस्पतियां, अलग अलग तरह के जीव जंतु। तो एक तरह से जो विविधता है हमारी प्रकृति के बीच में, वो हमारे जीने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा पर्यावरण हमें जैव विविधता प्रदान करता है जो हमारे जीवन को निर्धारित करती है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहले हम जानेंगे वायुमंडल कहते किसे हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर लगभग 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। धरती के चारों ओर गैसें हैं, हवा है, हवा में अलग अलग तरीके की गैसें पाई जाती हैं। इन सारी गैसों का जो एक कंबल के जैसे पृथ्वी को लपेट के रखा हुआ है ना इन गैसों ने, उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेंगे। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का एक अपना आकर्षण शक्ति, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, उस शक्ति से ये हवाएं, ये गैसें भी बंधी हुई हैं। इसीलिए जब पृथ्वी घूमती है तो हमारा वायुमंडल भी उसके साथ साथ घूमता है। अब क्या है दूसरा एक
बात यहाँ पे हम जानेंगे। वायुमंडल में विद्यमान अधिकतर गैसें धरती से 29 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं। अब बहुत सारी गैसें होती हैं हवाओं में। अब क्या सारी गैसें फैली हुई हैं चारों दिशाओं में? ऐसा नहीं है। अधिकतर जो गैसें हैं वो पृथ्वी के जमीन के क्लोज मतलब सामने में पाई जाती है। 29 किलोमीटर के रेंज में ही अधिकतर गैसें पाई जाती हैं और कुछ ही गैसों की मात्रा जो है उसके बाद पाई जाती हैं। ऐसे तो बहुत दूर तक हमारा वायुमंडल फैला है, लेकिन वायुमंडल के निचले स्तर में 29 किलोमीटर के भीतर ही हमारी अधिकतर गैसें पाई जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल किन चीज़ों से बना है? तो वायुमंडल मुख्यतः 3 तत्वों से बना हुआ है। एक है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है धूलकण। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैसें हैं और धूलकण और जलवाष्प क्या करते हैं। अब गैसें भी 2 तरह की होती है। एक होती है भारी गैसें और दूसरी है हल्की गैसें। तो पहले हम भारी गैसों के बारे में पढ़ेंगे। भारी गैसों में आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। ये मुख्यतः भारी गैसों में पाया जाता है। ये वायुमंडल की निचली सतह में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये भारी है तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती, इसलिए निचली सतहों में पाई जाती हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत कौन सी गैस है वो मैं अभी बता दे रही हूँ। वायुमंडल में 78% मतलब 78% नाइट्रोजन गैस है तथा 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्गन भी है जो 0.94% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। भारी गैसों में जो हाइड्रोजन है इन बाकी भारी गैसों में से वो सबसे हल्का है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नाम तो आपने पहले भी सुना हुआ है। नाइट्रोजन गैस किस काम में आती है? वनस्पतियों के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से ही वनस्पति अपना भोजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस हमारे लिए जीवनदायी गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हल्की गैसें। हल्की गैसों में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जेनॉन कुछ मुख्य गैसें हैं। इनकी मात्रा बहुत कम होती है और ये ऊंचाई पे पाई जाती हैं क्योंकि ये हल्की होती हैं। इसमें ओजोन एक बहुत ही प्रमुख गैस है। ओजोन क्या है? इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए हम इसको O3 लिखते हैं। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख कर पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा उनमें ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा वो गर्म होती है। अगर वो धरती पे पहुंच जाएंगी तो धरती का सारा पानी वाष्प बनकर हवा में मिल जाएगा और क्या होगा? धरती पे जीवन असंभव हो जाएगा। इसके अलावा भी पराबैंगनी किरणों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जब पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट कोई इंसान या जानवर उसके डायरेक्ट उन किरणों के संपर्क में आता है तो उन्हें अलग तरीके के रोग हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, चर्म रोग आदि। अब हमने गैसों के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे, जो एक ही दूसरा तत्व है वायुमंडल का। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम है। यह मुख्यतः वायुमंडल की निचली सतह में पाई जाती है। इनकी मात्रा 5% से अधिक कभी भी नहीं होती है वायुमंडल में। जलवाष्प से ही बादल, वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, पाला आदि क्रियाएं होती हैं। हम सब जानते हैं इसमें पानी लगता है, चाहे वो बादल हो या वर्षा हो या हिमवर्षा हो। तो जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है यही धूलकण के साथ मिलकर बादल, वर्षा आदि का निर्माण करती है। उसके बाद हमारा तीसरा तत्व है धूलकण। धूलकण वायुमंडल में स्थित धूलकण प्रकाश को फैलाने में सहायता करते हैं। सूरज की किरणों में एक रंग नहीं होता, अलग अलग रंग होते हैं जो इन धूलकणों से टकराकर बिखर जाते हैं। इसी के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं और शाम के समय में इन्हीं धूलकणों से टकराकर जब सूर्य की किरणें बिखरती हैं तो आकाश लाल दिखाई पड़ता है। इन्हीं धूलकणों पे से मिलकर जलवाष्प जो है बादल, वर्षा, कोहरा एवं पाला आदि की उत्पत्ति करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब वायुमंडल की परतों को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। तापक्रम एवं दबाव की भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन 5 परतों का नाम मैं बता देती हूँ। पहला है आपका क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं।
दूसरा है समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तीसरा है मध्य मंडल मतलब मेजोस्फेयर। चौथा है ताप मंडल मतलब थर्मोस्फेयर। और पांचवा है बहिर्मंडल या फिर आयतन मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल से, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं मैंने सिर्फ वही आपको लिख के दिखाई हुई है। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मुख्य बातें यही हैं जो आपको याद रखनी है। अब पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा के समीप 10 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तक है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल भी नहीं है। भूमध्य रेखा पे पृथ्वी थोड़ी उठी हुई है और ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, इसलिए वायुमंडल भी उसी प्रकार भूमध्य रेखा पर उसकी अलग ऊंचाई होती है, ध्रुवों पे अलग ऊंचाई होती है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है या फिर क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे 10 किलोमीटर तथा ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है। जितनी भी भारी गैसें हैं, जैसे कि जो मैंने अभी बताई आपको, भारी गैसें, जलवाष्प, धूलकण आदि इसी परत में पाई जाती हैं, क्योंकि ये भारी होती है, निचले स्तर में पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर वायुभार कम हो जाता है। इस परत में जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ जाता है, फिर 165 मीटर ऊपर फिर से 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ जाता है। उसी तरह हर 110 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर वायु का दबाव भी बढ़ जाता है। इस परिवर्तन के कारण ही इसमें हर थोड़ी सी ऊंचाई पे कुछ परिवर्तन होता है, इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और क्योंकि ये सबसे निचला परत है, इसीलिए इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं उनसे ताप ग्रहण करता है वायुमंडल कन्वेक्शन के द्वारा, मतलब संवहन, संचालन, विकिरण, ये इन 3 प्रक्रियाओं से सूर्य की किरणों से ताप ग्रहण करता है यह परत। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है ये, इस भाग में वायु कभी शांत नहीं होती है। यहीं पे मतलब जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे गर्मी होना, वर्षा, तूफान, आंधी, चक्रवातों का आना आदि जो मौसमी घटनाएं हैं वो सब इसी मंडल में घटती हैं, इसीलिए इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग का है समताप मंडल, इसको हम लोग शांत मंडल भी कह सकते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर से शुरू होता है और यह 50 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। अब इसकी ऊंचाई में भी कुछ बातें आपको जान लेनी है। जैसे इसका जो निचली परत है, इसकी ऊंचाई कम ज़्यादा होती रहती है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग ऊंचाई होती है इसकी। जाड़े की ऋतु में भूमध्य रेखा पर इसकी निचली परत मतलब निचले भाग का जो फैलाव है वह क्षोभ मंडल से ऊपर 20 किलोमीटर और ध्रुवों पर 7 किलोमीटर हो सकता है। ये जो मैं आपको बता रही 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ये सब क्षोभ मंडल के ऊपर की बात है। मतलब क्षोभ मंडल जो शुरू में हमने बताया था कि 10 किलोमीटर तक है जमीन से, उसके ऊपर 50 किलोमीटर। तो उसके बाद हम लोग जान रहे हैं यहाँ हवा का घनत्व कम होता है। समुद्र तल पे हवा का जितना घनत्व होता है उससे 1000 गुना कम यहाँ पे होता है, इसीलिए यहाँ पे फोन आ गया था, इसीलिए यहाँ पे हवा शांत होती है। यहाँ पे आंधी, तूफान, घन गर्जन आदि नहीं होता है। यहाँ पे हवा अक्सर शांत होती है, यहाँ पे धूलकण भी कम है, यहाँ पे जल वाष्प भी कम है, इसीलिए यहाँ पे आंधी तूफान नहीं आते हैं। और हवा शांत होने के कारण ही हवाई जहाज, जेट प्लेन एवं मौसम की जानकारी के लिए जो भी बलून्स वगैरह जो हवा में जो वायुमंडल में घूमते हैं या फिर हवाई जहाज जो उड़ते हैं, ये सब इसी मंडल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ हवा शांत होती है, यहाँ पे आंधी तूफान नहीं आते हैं। जो तीसरा हमारा वायुमंडल की परत है वो है मेजोस्फेयर या मध्य मंडल। यह मंडल समताप मंडल के ऊपर 90 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। सबसे कम यहाँ का तापमान जो सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है वो है -90 डिग्री सेल्सियस। इस परत में विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिन्हें हम नोक्टिल्यूसेंट बादल कहते हैं। ये बादल भूमध्य रेखा पे कभी नहीं पाए जाते हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे पाए जाते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई पे पाए जाते हैं।
अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्का पिंड है वो इस परत में आके जल जाती हैं। इस परत में कोई भी हवाई जहाज, जेट प्लेन कुछ उड़ नहीं सकता है, बैलून्स भी नहीं जा सकते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो भी इस परत के बाद वाली परत में उड़ते हैं। इसलिए इस परत की ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है हमें। वैज्ञानिकों को इस परत की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के रॉकेट्स होते हैं जिसको हम लोग साउंडिंग रॉकेट्स बोलते हैं, उनके द्वारा इस परत की जानकारी ली जाती है। उसके बाद है हमारा तापमंडल। अब मध्य मंडल के ऊपर से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मंडल पाया जाता है। इस परत की ऊंचाई के साथ तापक्रम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। 300 किलोमीटर मतलब मध्य मंडल के ऊपर 300 किलोमीटर तक तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तापक्रम। उसके बाद तापक्रम धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे तापक्रम 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ हवा में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैसें मौजूद होती है। जितने भी अंतरिक्ष यान हैं या सैटेलाइट्स हैं वो सब इसी परत में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवीय ज्योति देखने को मिलती है इस परत में। ध्रुवीय ज्योति क्या है कि ध्रुवों में रात के टाइम में कभी कभी अचानक से एक रोशनी दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं। वो होता है यहाँ पे जो गैसें होती हैं उनके अणु जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। वही उसी को हम ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं। तो वो इसी परत में दिखाई देती है जो रात के समय में दिखाई पड़ती है। ये नेक्स्ट हमारा जो आखिरी परत है वो है बहिर्मंडल या आयतन मंडल। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फेयर। मैंने इसका इंग्लिश नाम नहीं लिखा हुआ है तो इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। जो हम लोग का लास्ट तापमंडल हमने पढ़ा था, तापमंडल के बाद से ये परत होती है। इसकी कोई सीमा नहीं है। उसके 600 किलोमीटर के ऊपर से ये परत जितनी भी दूर तक हवा हो, हल्की हवा, उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल या आयतन मंडल। इस भाग में हवाएं बहुत कम होती हैं, गैसें बहुत ही कम होती है और यहाँ पे कोई भी जलवायु संबंधित कोई क्रिया नहीं होती है। ये तो मतलब बिल्कुल शांत ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने 5 परतों के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। आप इसको ठीक से पढ़िए, जो जो पॉइंट्स है आप देखिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें छूट गई हैं हम उन्हें बताएं। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।